पार की बात कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर चुनाव का परिणाम क्या होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ साधना न्यूज के पत्रकार ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। मेरे साथ शैलेंद्र सक्सेना जुड़े हुए गंज बासुदा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमन जैन मेरे साथ मनासा नीमच से जुड़े हुए, नमन आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश सूर्यवंशी मेरे साथ उज्जैन से जुड़े हुए, लोकेश जी आपका भी स्वागत है। गोवर्धन सोनी मेरे साथ बुधनी से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जो रहेगा वो रहेगा शैलेंद्र सक्सेना जी से। शैलेंद्र जी, आपके यहाँ पे गंज बासुदा विदिशा की लोकसभा लगती है और विदिशा शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय प्रदेश में काम किया है और एक अच्छी छवि के साथ सामने आते हैं। क्या भानु प्रताप शिवराज के सामने टिक पाएंगे? आपके प्रश्न का उत्तर केवल मुझे ही नहीं पूरे देश को पता है। शिवराज जी भले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन पार्टी ने उनको जिस तरीके से मैदान में उतारा है उससे उनके उज्जवल तथा सुदृढ़ भविष्य की झलक तो दिखाई देती है। खुद आदरणीय मोदी जी ने उनके लिए कहा था कि मैं अब इनको दिल्ली ले जा रहा हूँ, तो पूरे सम्मान के साथ ले जाएंगे और शिवराज जी निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय को प्राप्त करेंगे। वे सतत सक्रिय रहे, सतत लोगों से संपर्क में रहे, चाहे वे मुख्यमंत्री पद पर हो अथवा ना हो। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं और जब उनका हाथ किसी भी सामान्य व्यक्ति के कंधे पर आ जाता है तो उसका अंतर्मन बाग बाग हो उठता है। ऐसे व्यक्तित्व को कौन पराजित कर सकता है। शिवराज जी ऐतिहासिक विजय पूरे देश में प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये बिल्कुल निष्पक्ष आकलन है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी शैलेंद्र जी। नमन जैन भी मेरे साथ जुड़े। नमन, मनासा से आप जुड़े हैं, मंदसौर लोकसभा आपकी लगती है। सुधीर गुप्ता बीजेपी से और दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस से हैं। क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है? नहीं, जहां तक देखा जाए तो अभी पूरे देश की अगर हम बात करें, कांटे की टक्कर ऐसी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है। इस बार अगर अपन देखें तो फेसलेस के साथ विदाउट एनी विजन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें कोई ऐसा कोई खास विजन नहीं बना, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मेरा सवाल आपसे मंदसौर को लेकर है। मंदसौर में भी अगर देखा जाए तो मंदसौर में भी दिलीप सिंह जी गुर्जर जो भारत से है, जहां तक देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र में उनका मंदसौर लगता नहीं है ना। तो कोई इतनी खास टक्कर नहीं, क्योंकि मोदी फेस चुनाव है और मोदी जी के फेस पे ही कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव देख रहे हैं। जब आप फील्ड पर घूम रहे थे तो जनता का क्या, कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है इस बार, क्योंकि भीषण हमारे यहाँ इस बार देखा जाए तो वोटिंग स्तर कम हुआ है मैम। अगर विधानसभा और छोटे चुनाव में देखा जाता है तो कई सारे वोटर्स आते हैं, जो वोटर्स नहीं देते वो लोग भी उस टाइम पे वोटिंग होती है, लेकिन इस समय थोड़ी सी कम रही है वोटिंग। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई होगी? हमारे यहाँ पे 87 नीमच जिले में। जी लोकेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि उज्जैन, चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, मोहन यादव उज्जैन से आते हैं, बड़ी चुनौती भी है ये कि अब उज्जैन की मुख्यमंत्री है तो ऑब्वियसली बात है सांसद उज्जैन से निकलना ही चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और अनिल फिरोजिया लंबे समय तक वहां पर राजनीति में चमकते रहे, आज भी चमकते हुए सिखा रहे हैं। ऐसे में महेश परमार क्या वाकई टिक पाएंगे सामने, क्या नजर आ रहा है? देखिए, जैसा जिस प्रकार से आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी तो उज्जैन के से है ही सही, और जो अपने अनिल जी फिरोजिया हैं वो यहाँ पर पूर्व में भी सांसद रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर क्षेत्रों में अच्छे कार्य भी किए और लोगों का उनके प्रति बहुत अच्छा प्यार और सहानुभूति भी है। लेकिन इसी के साथ में जहाँ पर जो महेश जी परमार की बात कर रहे हैं आप, वो भी पुराने समय से भी अच्छे रहे हैं, उनका भी कार्य यहाँ पर अच्छा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस टक्कर को अपन कांटे की टक्कर ही मानेंगे, क्योंकि महापौर के चुनाव में महेश परमार ने यहाँ के जो मुकेश जी टटवाल जो है उनको बहुत लंबी टक्कर दी, और महेश परमार का जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा वर्चस्व है और मतदाताओं के साथ उनकी एक अच्छी ट्यूनिंग बैठती है।
और कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने फील्ड पे भी देखा है और हमने जो काम भी किया है उसके अंदर ये देखने का रहा है कि महेश परमार ने जिस तरीके से यहाँ पर जनसंपर्क किया, इतना अच्छा जनसंपर्क अनिल फिरोजिया जी का यहाँ पे नहीं रहा। वो बहुत कम जगह पर गए हैं और सही ढंग से वो जनसंपर्क कर भी नहीं पाए। लेकिन ये है कि यहाँ पर लहर तो बीजेपी की चली रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि जब मुख्यमंत्री अगर अपने ही जिले का है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उनसे आगे लेके उनको बेनिफिट भी लेंगे वो। हाँ, लेकिन अगर रिलेशन की बात की जाए तो अनिल, जैसा आपको मैं सुन रही हूँ अभी कि अनिल फिरोजिया शायद जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो पहले भी सांसद रहे, फिर भी वो कनेक्शन वो जनता से नहीं बना पाए। हाँ बिल्कुल मैम, कनेक्शन उनका जनता से बिल्कुल नहीं बन पाया, क्योंकि जितने भी प्रचार प्रसार के जो रहे हैं उन्होंने वो गांव में, अधिकतर गांव में नहीं जा पाए। और उसी के एवज में अगर देखें तो अपन ने जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से जागरूक रहे, सक्रिय रहे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास रुकूंगी। गोवर्धन सोनी ने मेरे साथ जुड़े हुए, गोवर्धन के बुधनी से जुड़े हैं, उनकी सीट भी विदिशा ही लोकसभा लगती है, पर चूंकि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से वो लगातार गोवर्धन ये बात कह रहे थे मंचों से भी कि मैं अपनी जनता को छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर सांसद चुन लिए जाते हैं तो बड़ी तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री उनके लिए, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, ये मिसबैलेंस नहीं हो जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार का अगर कोई भी सदस्य होता है, अगर वो कोई जॉब के लिए मान लो आर्मी में चला जाए, कोई पुलिस में चला जाए, तो वो हमारे परिवार से दूर नहीं होता, बल्कि उसका और नाम होता है। और हमारे बुधनी और बेसिका क्षेत्र के अगर मतलब सांसद भी रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो पूर्व मुख्यमंत्री चेहरा ऐसा चेहरा है कि पहचान के मोहताज नहीं है। दूसरी बार अगर मोदी जी उनके लिए केंद्र में तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान जो सांसद बनने वाले हैं वो हमारे मध्य प्रदेश की कमान या हमारे विदिशा लोकसभा क्षेत्र की कमान केंद्र से संभालेंगे, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। लेकिन ठीक है शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुख्यमंत्री अगर वहां के रहे हैं, अब शिवराज सिंह चौहान ने इतने लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, काम किया, तो वहां की जनता खुश है क्या? वहां की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? जब आप लोग फील्ड पे रहते हैं तो गलियारों में क्या बात होती है, 4 जून को लेकर क्या बात होती है? देखिए, जनता के मन में मध्य प्रदेश में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफा। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वर्षों बाद हिंदू समाज में बड़ी जागृति आई है और जो विपक्षी दल तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं उसको भी जनता ने समझा है। रही बात समस्याओं की, तो समस्याएं तो समय अनुसार चलती ही रहती है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र परिवर्तन के बाद भी शिवराज जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उनका सुदृढ़ चरित्र। मैं भूतो न भविष्यति, मैं तो तारीफ नहीं कर रहा हूं उस व्यक्ति की, उनके विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी जैसा चरित्र किसी राजनेता का तो आज की डेट में नहीं हो सकता। और यही सुदृढ़ चरित्र का जो उनका व्यक्तित्व है वो उनको सभी लोगों में, सभी वर्गों में लोकप्रिय बना देता है। आप देखिए, आज भी अनजान माताएं, बहनें, नई उम्र की लड़कियां कैसे उनके गले लग जाती हैं। ये किसी बड़े महानतम व्यक्तित्व का परिचायक है। अदरवाइज आप देखिए, आप कोई अपरिचित व्यक्ति से कोई कैसे लिपट सकता है, कोई कैसे उसके गले लग सकता है। लेकिन शिवराज जी को देखकर ठीक ऐसा ही जैसे भगवान कृष्ण से लोग प्रेम करते थे, उनको आलिंगन करना चाहते थे, उनके गले लगना चाहते थे, ऐसी पर्सनालिटी हमारे आदरणीय शिवराज जी की है और इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं। और वे हर एक व्यक्ति को नाम से बुलाने लगते हैं और कई बार जब वे दुखी होते हैं तो अपने मन की बात भी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि अब तो मेरी भी उम्र हो गई है, भगवान का भजन करूं। लेकिन उन्होंने केंद्र में जाने के लिए भी अपनी कुछ बातें इशारों में प्रधानमंत्री जी को बता दी हैं। पंचायती राज में बिल्कुल पहुंचेंगे 100%। और मैं आपको बताऊं, शिवराज जी का परिवार अब पूरा देश है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में
केंद्र में आएगी, निश्चित रूप से आएगी। श्री राम मंदिर भगवान का जो निर्माण हुआ है इस बार, लोगों की सैकड़ों हजारों वर्ष की साध पूरी हुई है, उसका लाभ मिलना तय है। हिंदुत्व जाग गया है इस बार। मुस्लिम वोटों का जो तुष्टीकरण का खेल विपक्षी दलों ने खेला, उसका जो प्रभाव पूरे देश पर पड़ा किसी न किसी रूप में, उसको भी जनता ने समझा है। और सबसे बड़ी बात मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निष्पक्ष रूप से बताना चाहता हूं, विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है, ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तो उन्होंने गठबंधन बना लिया है, इंडी गठबंधन उनके पास है, जो मैडम 4 जून के बाद आप देखिएगा ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, बहुत बुरी तरह लड़ेंगे, मारपीट की तो समय बताएगा और हम देखेंगे, क्योंकि आप लोग चूंकि लगातार बनेगी इन लोगों। ठीक है, तो लोकेश जी के पास पहुंचूंगी। लोकेश जी, मुख्यमंत्री आपके उज्जैन से आते हैं और कई कड़े एक्शन ले रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है कि शिवराज जो चीज करते थे, मुख्यमंत्री उससे भी कड़े एक्शन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में स्पीकर हटाने की बात कही है, चाहे खुले में मांस की बात कही हो, चाहे वो तमाम तरह की चीजें हो जो आम जनता को सुविधा देने की। लेकिन हमने एक बड़ा हादसा कल सागर जिले की खुले विधानसभा में देखा, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंचे तो मोहन यादव इस बार लोकसभा के जो चुनाव है उनके अधीन में हो रहे मध्य प्रदेश के, क्या वो वाकई जितनी सीटें हैं हमारा 29 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वो वाकई सार्थक कर पाएंगे? क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बात कह रही थी मध्य प्रदेश में कि इस बार तो छिंदवाड़ा भी हम लेकर रहेंगे, पर चूंकि राजगढ़ में इस बार वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ है, तो इसीलिए क्या डर भी है थोड़ा सा, क्योंकि कई तमाम नेता भी पहुंचे थे जब ये बात आई थी, जब चुनाव की स्थिति आई थी, जब चुनाव होने वाले थे, तो कई बड़े नेता लगातार रैली कर रहे थे, मंचों से कई प्रलोभन भी दे रहे थे आम जनता को। तो क्या नजर आ रहा है? क्या मेरा सीधा सवाल है कि मोहन यादव की सरकार में जितनी से वो काम कर रहे हैं उससे जनता बेहद खुश है? जी मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो है वो भी अच्छा काम कर रहे थे, और अभी जो वर्तमान के जो हमारे मोहन जी यादव मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी जो काम किया जा रहा है, वो जो निर्णय लिया जा रहा है, वो यहाँ की जनता के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सराहा जा रहा है और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पसंद किया जा रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनके कुछ निर्णयों से किसी को परेशानी जरूर हो सकती होगी, लेकिन जो भी निर्णय लिए उन्होंने बहुत सोच समझ के लिए और हर समाज के लिए निर्णय बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अपने जो मोहन जी है उनको सारी पूरी जनता प्यार कर रही है, और उसी के साथ आज 29 सीटों में से 28 सीट तो हमेशा की तरह मिलना ही मिलना है। सीटों में से 28 सीटें नहीं आ रही, आप कह रहे हैं 29 में से 28, क्या वापस छिंदवाड़ा नहीं आ रहा है? कोई सी सीट नहीं आ रही है भारतीय जनता, एक बार फिर छिंदवाड़ा हार जाएंगे, क्या नजर आ रहा है? छिंदवाड़ा भी नहीं है, मतलब ये है कि अभी 29 में से 28 का आंकड़ा हम लोगों का ये लग रहा है कि 29 में से 28 सीटें बिल्कुल आएगी। ठीक है, नमन, मेरा सवाल आपसे, नीमच की समस्याओं से घिरा हुआ है, क्या जब आप फील्ड पे रहते हैं तो लोग कहते होंगे कि ये समस्या है हमको? चूंकि मैं जब खबर को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ समय पहले आपके यहाँ पे कुत्तों का बड़ा आतंक मचा हुआ था, जिससे शहर के लोग काफी परेशान थे। कई बार जनता गुहार भी लगा रही थी कि इसको मुक्त कराया जाए कम से कम, क्योंकि कई लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही थी। ऐसी कई समस्याएं होंगी नीमच में जहाँ से लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बनते, सांसद आते हैं तो वो इस समस्या को खत्म करे, क्या नजर आ रहा है? बराबर जी मैम, ये वाली ही समस्या अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या रेलवे की थी, नीमच से मनासा रेलवे लाइन की, जो कि मनासा के लोगों को काफी फेस करनी पड़ रही थी। मनासा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भाजपा के अगर कोई व्यक्ति बनते हैं सांसद, तो अगर माननीय सुधीर जी आते हैं, पिछली 3 बार से वह सांसद बन रहे हैं, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट उनके द्वारा नहीं दिखाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिलीप सिंह जी गुजर अगर बाहर के हैं, है ना, अगर हम फील्ड की बात करें तो लोग सिर्फ भाजपा को पसंद करते हैं, चेहरा कोई भी हो चलेगा, इस तरीके का हम चुनाव देख रहे हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो पिछले 70 साल हो या कभी भी हमने कभी भी ऐसा चुनाव देखा नहीं होगा। नो डाउट ये रिकॉर्ड चुनाव है, पुनः भाजपा ने सुधीर जी को मौका दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सुधीर जी
अब काम अच्छा करें ये सोच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से जो दावेदार है दिलीप सिंह जी गुजर, हालांकि हमारा जो पूरा नीमच मंदसौर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे गुजर बहुमूल्य समाज है, यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग गुजर लोग रहते हैं, तो कांटे की टक्कर देखा जाए तो हो सकती थी, लेकिन वो लूज होने का कारण क्योंकि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। हमारे यहाँ पे लोकल मंदसौर से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, तभी बाहर से लेकर आना पड़ा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मीनाक्षी जी नटराजन, ये गंभीर समस्या के कांग्रेस के पास खुद के गढ़ के कैंडिडेट नहीं मिलते, खुद के गढ़ के कैंडिडेट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है। और हम लोग जहां तक देखा जाए ऐसा चुनाव हमने कभी नहीं देखा। हमारे पुराने लोग जो भी जिन लोगों ने भी देखा है चुनाव, उन लोगों ने भी ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। बिल्कुल, लेकिन इस बार जनता ने क्या मन बना लिया नमन की इस बार तो 400 पार करना ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में एक बात लगातार कहते हैं, अब की बार उधर से जनता कहती है 400 पार। अब तो कांग्रेस के नेता भी 400 पार की बात कहने लगे हैं। तो वही तो अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के खुद के लोग भी, हालांकि इन लोगों ने एनडीए बनाया है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा रिकॉर्ड तोड़ जाएगी ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, लेकिन जनता के ओपिनियन से देखा जाए तो भी भाजपा रिकॉर्ड तोड़ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। गोवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बार का जो चुनाव है वाकई वो अहम इसलिए भी है क्योंकि जब हमने विधानसभा चुनाव को देखा तो हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक तरफा बहुमत भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, लेकिन गुरूर भी बढ़ गया बीजेपी का। अब वो ये सोच रही है कि विधानसभा में एक तरफा बहुमत था तो अब हम लोकसभा भी जीत जाएंगे। पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है या फिर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है? क्या नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आपका पहला सवाल था, ये जरूर तो नहीं है, विकास है, जो चारों तरफ से विकास है दिख रहा है आपको, जनता समझ रही है उस चीज को, उसी को देखते जनता ने मैडम वोट दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश या केंद्र की बात करें तो सारे राज्य में विकास तो हुआ है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं है। आप मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास देख सकते हो, और कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं मुद्दा चाहिए। अब देखिए जान में भी दाग होता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। इस तरह समिति ने भी बताया है कि मामा की अमिट छवि है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मामा की अमिट छवि है कि 3 साल का एक बच्चा भी अगर निकलता है रोड पे तो कहीं से अगर मामा की गाड़ी निकल रही है तो वो भी पहचान जाता है कि कहीं ना कहीं मामा की जा रहे हैं, तो वहीं से बच्चा आवाज लगाता है कि तो कहीं ना कहीं ये छवि एक मैसेज देती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की एक अमिट छवि है, और शायद ही मेरे हिसाब से आने वाले समय में कोई नेता ऐसी छवि ले पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हालात क्या है? क्या वाकई मध्य प्रदेश के हालात, जिस तरीके से बीजेपी इस बात को लगातार मंचों से कहती है कि विकास की राह बड़ी तेज हुई है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा है, आज भी महंगाई का आलम है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है कि आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति में वो सुधार नहीं आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक यह राज किया। अब देखिए बलात्कार पे बलात्कार होते हुए नजर आते हैं, हत्याएं हो रही है, बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, तो क्या ये भी सरकार को निश्चित करना होगा कि इसको कैसे सुधारा जाए? भाषणों में बाजी तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन धरातल पर कितनी उतरती है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं एक मिनट टोकना चाहूंगा इस बात पे। हेलो जी, हाँ बोलिए। अगर जी यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध नहीं है। अगर हम देखा जाए तो भाजपा विरोध करना जानती थी, लेकिन कांग्रेस को विरोध करना नहीं आता मैम। हालांकि बेरोजगारी है, कई जगह विकास नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम प्रॉब्लम्स मान सकते हैं, जनता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में रहती भी है, लेकिन कांग्रेस के पास आज की तारीख में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है जो उन बात को रख सके, दबदबे के साथ रख सके। आपने सुना राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जब चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ में, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश का राजगढ़ से गया, और वहां के लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बार दिग्विजय राजा सरकार मतलब सांसद बन जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री है, लंबा अनुभव रहा है। और हाँ, ये सच है कि अब लड़ाई बैलेट पेपर पर आकर रुक गई। उन्होंने कहा ईवीएम में तो अब खैर किस्मत बंद हो गई है दोनों सरकारों की,
पर अब जो लड़ाई है वो ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना था, हुआ नहीं। ये सब तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री भी अपनी बातों में लगातार कहते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या धरातल पर आप लोग जो देख रहे हैं, क्या समस्याएं नजर आ रही है? आप लोग अपनी सीट पर लगातार फील्ड पर रहते हैं, क्या देखते हैं कि समस्याएं हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से समस्याएं खत्म हो चुकी है? ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म हो चुकी है, लेकिन अब आप जहां अपन दिगराजा की बात कर रहे हैं, दिगराजा अपने क्षेत्र में ही हाईलाइट है। जहां तक अगर देखा जाए तो वो पूर्व मुख्यमंत्री है, स्टेट लेवल के वो नेता है, अभी सिर्फ अपनी लोकसभा में आकर वो सिमट गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास इतने खास कोई चेहरे नहीं है जो चेहरा आकर लड़ सके, दिखकर खड़ा रहे। हालांकि अब भाजपा में बहुत लोग हैं और भाजपा में आने वाले समय में ये फेस होगा कि जो कांग्रेस के लोग आए उन लोगों में आपसी मतभेद, वो बात की विषय है कि उनमें मतभेद बढ़ता है, ये बढ़ता है, सब बात की चीज है। शैलेंद्र जी लगातार कुछ कहना चाह रहे, शैलेंद्र जी बताइए। जी मैम, समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के या दूसरे दलों के जो माननीय हमारे राजनीतिक मित्र हैं उनको अपनी बात कहने का तरीका ही नहीं आता। हमारे गंजबासौदा में आपको भी पता होगा मेघा जी, पिछले 15-16 वर्षों से मैं खुद क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए जिला बनाने का मुद्दा उठाया हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी की लगभग सभी सहयोगी संस्थाओं ने गंजबासौदा को जिला घोषित कर रखा है। मेरा आदरणीय भाई साहब शिवराज जी से इस बात को लेकर विरोध भी है। मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया इतने ज्वलंत मुद्दे पर भी मौन क्यों है, जबकि परम आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी एक बार उनसे कहा था कि ये लड़का पागल नहीं है, इसकी बात को सुना जाए। और जब कोई क्षेत्र जिला बनता है तो क्षेत्र टूटकर ही बनता है। इतनी सी बात आदरणीय को आज तक क्या पता क्यों हम लोग नहीं समझा पाए हैं, जबकि ये ज्वलंत मांग है। और जब जिला बनेगा बासौदा तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल होंगी, अपने आप विकास के रास्ते खुलेंगे और अधिक समर्थन बढ़ेगा, आपका ही सम्मान बढ़ेगा। पर क्या पता क्यों उसको परम आदरणीय इशू बनाए हुए हैं। पर इसके बाद भी कोई बात है उनमें जो हम लोगों को, आम जनता को उन्हीं की तरफ खींचती है। रही बात दूसरी समस्याओं की, बेरोजगारी की, बेरोजगारी का आलम तो यह है मैडम, आप वर्षों से जो लोग कार्यरत हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी के हो, अतिथि विद्वान हो, अतिथि शिक्षक हो, खुद शिवराज जी ने मंच पर घोषणाएं की थी, बेतक आज पूरी नहीं हुई, बीच में पद और चला गया। तो अब ये क्या स्थिति रही, क्यों, किस परिस्थिति में पद बदला गया, वो एक गहरा राजनीतिक मसला हो सकता है। लेकिन इतना होने के बाद भी मध्य प्रदेश में आम जनता, अब जैसे लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर मिला, भरपूर मिला है, 100% मिला, फिर मिलेगा। पर इसके अलावा भी आपके, हमारे अपने लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, और पूर्व मुख्यमंत्री जी और अधिक शक्तिशाली होकर आने वाले हैं, कि अब आप दोनों भाई मिलकर मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, स्वर्णिम विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करें। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम अपने बासौदा को जिला बनाने के लिए पुनः इन दोनों महान हस्तियों से निवेदन कर रहे हैं। जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, सीटों के फेर में मैं नहीं पड़ता कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें कम होंगी, कितनी सीटें अधिक होंगी, लेकिन अंततोगत्वा एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे, यह बात बिल्कुल तय है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य पूर्व से उदित होता है। ठीक है लोकेश जी, मेरा आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के लोगों को तोड़ के, ऐसा आरोप मैं बिल्कुल नहीं लगाई, ना चैनल ऐसा आरोप लगा रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लाए। हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, अक्षय क्रांति बम ने एक टाइम पे अपने नामांकन फॉर्म को वापस ले लिया और एक तरफा चुनाव हो गया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या में नहीं आता है? हमने देखा कि जिस तरीके से वीडी शर्मा और मीरा यादव का नामांकन फॉर्म आमने सामने थे, मीरा यादव ने किस तरीके से, सबने देखा ही हमने। तो जिस तरीके से, क्योंकि अटल जी की सरकार एक वोट में गिर गई, फिर अटल जी लगातार ये बात कहते भी थे, सदन में भी ये बात कहते थे कि सरकारों को ये सोचना होगा, उनकी पार्टी के नेताओं को तवज्जो देना होगा। समझ में ये नहीं आता है कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी तो जो तमाम कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर लेकर आ रहे हैं, उनको पद क्या देंगे, उनका सम्मान क्या होगा, उनका मान क्या होगा, कैसे साधेंगे उनको? इस तरह पत्रकारिता में आपकी क्या राय?
देखिए मैम, जैसा अभी आपने बताया कि कांग्रेस के जो विपक्षी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो वो इसके या तो ये दो बात हो सकती है कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी कार्यों को देखकर प्रभावित होकर उसमें जा रहे होंगे, या फिर दूसरी तो सारी दुनिया जान ही रही कि या तो वो डर के कारण जा रहा होगा। अब ये कहा ये कौन सा कारण के किस वजह से जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये दो कारण तो पक्के ही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी काम किए, जितने भी नेता रहे हैं उसके अंदर, वो पूरी तरीके से हताश भी हो चुके हैं और थक भी चुके हैं, क्योंकि उनको लग चुका है कि कांग्रेस तो अब आ तो रही नहीं है। तो इस वजह से इससे बढ़िया तो ये है कि जो पार्टी अभी वर्तमान में कम से कम उसके साथ जाके और जो अपनी नगर की जनता है, क्षेत्र की जनता है, प्रदेश की जनता है, उन लोगों के लिए कम से कम हम अच्छा काम तो कर पाए, क्योंकि वो अपनी राजनीति में रहते रहते उन्होंने जो अपनी छवि अपने क्षेत्र में बनाई है, तो वो कम से कम अपनी छवि को भी खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें भी शायद या कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से विलुप्त होने वाली है। तो इस वजह से कम हमारी राजनीति तो तैयार रहे और हम यहाँ की जनता का कम से कम अच्छे से सहयोग कर पाए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा वाकई लोग। मोहब्बत और जंग में सब जायज है मैडम, ये राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस करे ना ऐसा, किसने मना किया? किसने मना किया? आचार्य चाणक्य ने भी कहा, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। ठीक है, फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब वाकई देखना होगा कि लोकसभा चुनाव का जो मतदान का आंकड़ा है वो उस ताले में बंद हो चुका है। किसकी किस्मत साथ देगी, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, किस वादों पर आगे बढ़ेंगे, विकास की राजनीति आगे जाएगी, या जो लोग अब लगातार ये वादे कर रहे हैं कि हम ये लेकर आए हैं, ये लेकर आएंगे। तो देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमन भाई बहुत अच्छे।